मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय विषय की चर्चा करने के लिए जो भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ते चीनी प्रभाव को दिखाने के लिए शायद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। ऐसा क्या है साथियों? भारत का एक मित्र पड़ोसी राष्ट्र है जिसका नाम है मालदीव्स। आपने अक्सर लोगों को वहां पर ट्रिप करने के लिए जाते हुए सुना होगा। लगभग 1200 के आसपास वहां पर छोटे मोटे आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स पर लगभग 5-7 लाख की पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा देश है। इस छोटे से देश ने भारत और चीन के बीच में अपना इतना महत्व बना लिया कि जब इस देश के राष्ट्रपति भारत आते हैं या फिर चीन जाते हैं तो दोनों ही लोग इन्हें बहुत इज्जत देते हैं। क्यों इज्जत देते हैं? क्योंकि लोकेशन बड़ी कीमती है। अब लोकेशन कैसी है? ये बिल्कुल वैसे है कि अगर आपने एक बहुत बड़ा महल बनाया हो और किसी ने आपके घर के बाहर 2x2 की एक जगह खरीदी और वहां पर सीढ़ी लगा के खड़ा हो गया हो, यानी मचान बनाकर बैठ गया हो, तो वो जो मचान है वो आपके पूरे घर पर निगरानी लगाने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल वैसी ही मालदीव की लोकेशन है कि भारत जैसे विशाल देश के सामने छोटा सा, यानी दिल्ली का 1/6 हिस्से जितना मालदीव। आज आप सोचकर देखें कि दिल्ली के 1/6 का मतलब यह हुआ कि 7 सांसद हैं दिल्ली के अंदर से, एक सांसद निकलकर हिस्से में आएगा। इतनी सी जगह का कोई अगर मतलब राष्ट्रपति है, वो व्यक्ति अगर चीन के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से सबसे मुलाकात करने की अगर हैसियत रखता होगा तो इसका मतलब उस जगह की स्ट्रेटेजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और उस स्ट्रेटेजिकल वैल्यू पर हाल ही में नए राष्ट्रपति बनकर आए हैं जिनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है। बयान क्या है? उनका कहना है कि आते ही, यानी कि जैसे ही मैं पद संभालूंगा, 7 दिन के भीतर भीतर भारत की सेना, जो भी मालदीव्स में थोड़ी बहुत है या ज्यादा है मुझे नहीं पता, जितनी भी है उसे मैं यहां से जाने के लिए कह दूंगा। ये पूरी कहानी आज के सेशन में विस्तार से हम बताएंगे। पहले थोड़ा सा इसका लोकेशन देख लीजिए, समझ लीजिए कहां है, कैसे है, उसके ऊपर चर्चा फिर आगे चल के करते हैं। भारत का मैप दिखाई पड़ रहा है। भारत के मैप के नीचे आपको यहां पर एकदम छींटे से, पता नहीं जूम करने पर दिखाई देंगे, बहुत ही छोटे 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 डॉट्स जैसी जो देश दिखाई दे रहा है, दैट इज मालदीव्स। अराउंड 1200 आइलैंड्स हैं यहां पे, जिसकी राजधानी माले है। लोकेशन इस तरह से समझ लीजिए। अब यहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, सितंबर के अंदर चल रहा था, अक्टूबर 1 में रिजल्ट आया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर इतने सारे लोग खड़े हुए जो वर्तमान में यहां पर थे, यानी कि इनसे पहले जो जीत कर आए हैं। जीत कर कौन आया है? वो मुइजू जीत कर आया है। इनसे पहले जो व्यक्ति था दैट इज सोलेह, जो कि भारत समर्थक माना जाता था। तो सोलेह हार चुके हैं और मुइजू जीत चुके हैं। अक्टूबर को रिजल्ट आए हैं, नवंबर में शपथ ग्रहण है। इसी बीच में सारी कहानियां होने लग गई हैं। 2 बड़े उम्मीदवारों के बीच में हुआ। ये जो व्यक्ति सोलेह है, सोलेह नाम का जो व्यक्ति है, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ये भारत समर्थक माने जाते हैं और ये चीन समर्थक माने जाते हैं। इन दोनों के ऊपर यही टैग लगा हुआ है। एक प्रकार से मालदीव्स में भारत वर्सेस चीन का इलेक्शन होता है। भारत जीतता है, सोलेह जीतता है। भारत हारता है, मुइजू जीतता है। हालांकि मुइजू जो है वो यहां पर राष्ट्रपति बन रहे हैं। इनसे पहले यामीन करके थे, उनके बारे में भी बताएंगे। आप इस बात का महत्व केवल इस बात से समझ लीजिए कि सोलेह भारत के प्रधानमंत्री के साथ आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। ये निवर्तमान है, यानी कि इनके बाद में अब जो नया व्यक्ति आ रहा है वो नया राष्ट्रपति है। ठीक है, ये प्रो चाइना व्यक्ति है। जैसे ही इसका जीतना हुआ तुरंत लिखा हुआ आ गया कि प्रो चाइना मुइजू विंस इन मालदीव्स। शब्द क्या था? प्रो चाइना। ठीक है, तो इसका मतलब भारत के लिए क्या निकलेगा? और विशेष रूप से तब जब अखबार यह हो कि मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्ट, यानी कि जो निर्वाचित हो चुका है, पद पर बैठने वाला है, उसने कहा है कि वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मानता है भारतीय सेना को मालदीव से वापस भेजना। बड़ा सवाल है कि भारत की सेना वहां कर क्या रही है, मालदीव्स में भारत की सेना का लेना देना क्या है। आज के सेशन में सारी बातें करेंगे। यहां पर देख सकते हैं, विल आउस्ट इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम मालदीव्स इन फर्स्ट वीक ऑफ प्रेसिडेंसी, यानी कि जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा पहले हफ्ते में जो पहला काम है वो क्या है? भारतीय सेना को वापस भेजना। ये इन्होंने कह दिया है। इस मालदीव जिसका एरिया है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसकी 99.6% जो जगह है वो चारों तरफ से सी के द्वारा घिरी हुई है। 1200 के आसपास आइलैंड हैं। 80% मालदीव्स जो है वो 2050 तक डूब जाएगा। मतलब आप ऐसे सोचकर देखिए कि 2050 के बाद संभवतया मालदीव्स का 20% हिस्सा ही बचेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर समुद्र के तापमान बढ़ने से जो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, उस जल स्तर के बढ़ने से यह देश पानी में समाता हुआ चला जाएगा। कोस्टल एरिया है, डूब जाएगा।
इंडिया इसका क्लोजेस्ट नेबर है, जिसकी 70 नॉटिकल माइल दूरी है तट से लेकर के मालदीव्स के बीच की। लोग बड़ी जगह यहां पर घूमने जाते हैं, बढ़िया तरीके से 1200 द्वीप पर बढ़िया बढ़िया होटल्स बनी हुई हैं। कई तो ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर कभी कोई गया ही नहीं, उन पर जाकर के बड़ी बढ़िया रिसोर्ट्स बने हुए हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत पैसे कमा लेता है, जिसको लगता है कि मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, वो इस जगह घूमने पहुंच जाता है। यह है एक मुस्लिम बहुल देश है, 98.4% लोग यहां पर मुसलमान हैं। मालदीव्स की आधिकारिक भाषा जो है वो दिवेही है, जो श्रीलंका की सिंघली जैसी प्रतीत होती है। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। पैसा कमाने का प्रमुख आधार वैसे तो पर्यटन है, लेकिन आजकल भारत और चीन के बीच में खेल खेल करके ये पैसा और कमा लेता है। एक प्रकार से पर्यटन कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, यह जगह कुछ सालों से चर्चा में चल रही है। कैसे? यहां पर एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार हुआ करते थे, हालांकि 2018 तक यही व्यक्ति राष्ट्रपति भी था। यामीन नाम है इसका। यह व्यक्ति एक कैंपेन चलाया था मालदीव में। क्या चलाया था? इंडिया आउट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 लाख की आबादी है। 5 लाख की आबादी, जैसे शहर में मैं रहता हूं, अलवर में रहता हूं, अलवर शहर की आबादी 5 लाख है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना, 5 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की तो 20 लाख से ऊपर आबादी है। अब इतनी सी आबादी का एक देश हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी संख्या में देख रहे हैं, उतनी संख्या में हो सकता है इनके किसी बड़े से बड़े शहर में, इनकी भी जो राजधानी है माले, उसमें लोग रहते हो। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, इस व्यक्ति ने कैंपेन चलाया, पर मुद्दा की बात है ना साहब कि इतनी सी जनसंख्या, 5 लाख की आबादी वाला देश मीडिया में छाया रहा, क्योंकि नाम इंडिया का था। कहते हैं ना, अगर आप बड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे हो और बड़े को टारगेट कर रहे हो तो बढ़िया आनंद की प्राप्ति होती है। इसको भी वही प्राप्ति हो रही थी। इसने कैंपेन चलाया, इंडिया आउट, भारत को बाहर निकाला जाए। भारत ने कहा, अरे ये बालक कौन आ गया जो हमें बाहर निकालना चाहता है। अच्छा, आप अपने इस सवाल को बचाए रखिएगा कि इंडिया मालदीव्स में क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया आउट क्या है, पहले यहीं से शुरू करते हैं। इंडिया आउट कैंपेन चलाया इस व्यक्ति ने। इब्राहिम सोलेह राष्ट्रपति हुआ करते थे। भारत ने सोलेह से कहा कि यार ये चल क्या रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर ये व्यक्ति चाइना से जाके हाथ मिला लिया है। 2018 तक यही राष्ट्रपति था और इसने राष्ट्रपति ने चाइना से हाथ मिला रखा है, तो ये असल में आप लोगों की सेना को यहां नहीं रहने देना चाहता। बोले ऐसा क्यों है? बोले सर असल में चाइना और मालदीव का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, बायलैटरल रिलेशन है। दुनिया में चाइना के द्वारा $900 बिलियन का ऋण बांटा गया है अभी तक। कितना? $900 बिलियन। हमारे फॉरेक्स से भी डबल या 2.5 गुना ज्यादा। इतना कर्जा भारत को, मतलब दुनिया में चाइना ने बांटा हुआ है। उनमें से अगर यह देखा जाए कि टॉप 3 पर कौन आते हैं जिन्होंने चाइना से कर्जा ले रखा है, तो उनमें पाकिस्तान, जिबूती और मालदीव्स का नाम निकल कर आता है। मालदीव्स 3rd टॉप मोस्ट जगह, 5 लाख की आबादी है जिसने इतना ज्यादा कर्जा ले रखा है। उसकी कुल जीडीपी जो है ना, उसका आधा तो उस पर कर्जा है, और वो भी चाइना का कर्जा है। $90 मिलियन के हिसाब से तो वो सालाना लोन चुका रहा है। इतना ज्यादा तो उस पर कर्जा है। तो वो कर्जा किससे लिया हुआ है? बोले चीन से कर्जा लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अब इस व्यक्ति के द्वारा जो इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया, उससे कुछ लोग मोटिवेट हो गए। मोटिवेट होकर के जो इंडिया की एम्बेसी है मालदीव्स में, वहां जाकर हमला कर दिए। इंडिया ने कहा कि इसकी मांग हुई कि भैया इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास फोन गया कि भैया देखो ऐसे नहीं चलेगा, इंडिया की एम्बेसी पे अटैक अलाउड नहीं है। हम जब खालिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, तुम इसकी जगह बात कर रहे हो कि हमारी इतनी सी जगह पर। बोले नहीं, ये अलाउड नहीं होगा। बोले सर बताओ क्या चाहते हो? बोले तुरंत कहो यामीन को जेल में भेजो। बोले अभी भेजते हैं साहब। उन्होंने 11 साल के लिए जेल में डाल दिया, कोई पुराना केस निकाल लिया। देखिए नेता नगरी है, नेता नगरियों में कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसी कोई ना कोई गलती हो जिस पर पहले तक पर्दा डला हुआ था, अब वो खुल गया और भाई साहब साले ने उठा करके उनको, यामीन को उठाकर जेल टिका दिया। किस आधार पर? बोले इसने गलत तरीके से काम किया है, स्कैंडल विस्कैंडल किए हैं, बोले इसको अंदर डाल दो जेल में। 11 साल के लिए चला गया। अब एक प्रकार से लोगों को यह समझ में आ गया, देखो 5 लाख लोगों में बात भी तेजी से फैलेगी ना। लोगों को यह समझ में आ गया कि इंडिया इतना पावरफुल है कि पूर्व राष्ट्रपति को फोन करके जेल में डलवा दिया। इससे लोगों में थोड़ी सी इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट और डेवलप हो गए। अब जब इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट डेवलप हुए, और दूसरा क्या होता है कि कोई एक राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में उसके अपोजिशन में जो लोग हैं वो एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाते हैं। तो यही हुआ। ऐसी स्थिति में सोलेह को बढ़िया से भारत ने बुला बुलाकर सम्मान दिया कि बोले मस्त रहो। और इस बीच में यहां इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन हो जाते हैं तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर अब वो जो दूसरा था यामीन, वो तो जेल जा चुका। उसकी जगह जो बच गया वो था मुज्जू, उसी की पार्टी का। उसने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। मुज्जू साहब मजे लेने के लिए आ गए और वो साले के खिलाफ चुनाव लड़ लिए। मुज्जू चुनाव जीत गए।
मुज्जू चुनाव जीत गए, तो यहां पर आपके सामने ये इलेक्शन का रिजल्ट है जो कि यहां निकल कर आता है। भाई साहब मुज्जू इलेक्शन चुनाव जीतने के बाद में बढ़िया एकदम हिट लाइन में आ गए कि साहब मुज्जू चुनाव जीत गए। तो उन लोगों में जिनको ये था कि इंडिया आउट कैंपेन चलाने पर उसको बाहर किया गया था, अब उन लोगों की चढ़ बन गई कि बोले देखा अब हमारा आदमी आ गया है, तो अब ये इंडिया को यहां से वापस बाहर निकाल के मानेगा ही, इंडिया को बाहर निकाल के मानेगा। इंडिया ने मुज्जू को भी बधाई दे दी कि बेटा बधाई हो, लेकिन ध्यान रखना नजदीक है हम, 70 नॉटिकल माइल है, बस ये ध्यान रखना कि अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो गई सबसे पहले काम हम ही आएंगे, बाकी ठीक है। बोले सर देखो मेरा तो आपसे केवल इतना सा कहना है। मुज्जू ने क्या कहा, बोले देखो साहब बात केवल इतनी सी है, आपकी सेना मालदीव्स में है। अच्छा अपन लोगों को क्या है, कभी ये चीज पता चलती नहीं कि हमारी सेना कहां कहां है, हम तो बिल्कुल इस तरह से रहते हैं कि हमारी सेना तो हमारे पास ही है, लेकिन भाई इंडिया ने भी अपने आसपास कई जगह अपने लोग छोड़ रखे हैं। मालदीव्स में अपने लोग हैं, वहां पर सेना के लोग हैं। अब सेना के लोगों से इनको दिक्कत ये है, बोले ये कहते हैं, बोले हमें तो फीलिंग ही ऐसी आती है कि हम गुलाम हैं। तो बोले नालायक तुम गुलाम हो नहीं, असल में तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि तुम गुलाम की तरह रह रहे हो। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे यहां पर दिक्कत हुई थी, तुम्हारे राष्ट्रपति ने हमसे हेल्प मांगी थी, हम तो तब आए थे। तो इनको ये लगता है कि सर हमारे पास में आपने जो सेना भेज रखी है ना, ये सेना हमें अपने अंडर में रखती है, और इस तरह की फीलिंग आती है कि हम आज तक आजाद नहीं हुए। तो इनके यहां पर ये जो 5 लाख मुट्ठी भर लोग जो हैं, बच्चे बूढ़े बच्चियां सब शामिल हैं जिनमें, उनको ये लगता है कि साहब नहीं, यहां से इंडिया को वापस भेजो, हम आजाद होना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सब तरफ न्यूज क्या बन गई कि मुज्जू जो है वो मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं कि प्रो चाइना कैंडिडेट हैं और अब वो आ गए हैं, तो यहां से इंडिया की सेना वापस जाएगी। अब साहब ऐसी स्थिति में सब तरफ यही बात कि साहब बढ़िया हो गया चाइना के लिए, बढ़िया हो गया चाइना के लिए, क्योंकि अब भारतीय सेना वहां से वापस जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से वो व्यक्ति यही कह रहा है मैं कमिटेड हूं। और हाल ही में उसने यह एक इंटरव्यू था जो अल जजीरा में दिया कल परसों, और वो इंटरव्यू जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उसने कहा जैसे ही मैं पद संभालूंगा तुरंत आते ही सबसे पहले यही काम करूंगा कि इंडिया की सेना को बाहर भेजूं। बोले बहुत बढ़िया भाई मुज्जू, बहुत आनंद दे दिया तुमने। ऐसी स्थिति में अब एक बात और समझने की आती है, और वो क्या है, भारत के चारों तरफ जितने भी देश हैं, देखिए हमें तब ज्यादा अच्छा फख्र फील होना चाहिए जब हमें यह पता चले कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। आप और हम क्या है, इंडिया की थोड़ी कम वैल्यू कर पाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे हाँ यार सब जगह संघर्ष है, हमारे यहाँ भी संघर्ष ही चल रहे हैं। संघर्ष का अंदाजा इससे लगता है कि जब हमारे पड़ोसियों को हमसे इतनी दिक्कत हो कि हमारे हर छोटे मोटे जितने भी देश हैं उन सबको खरीदने की कोशिश की गई हो। आप सोचिए, अपन में से कई लोग कई बार ऐसा सोचते हैं क्या इंडिया के अंदर चाइना किसी को बायस नहीं करता होगा? खूब करता है, खूब इन्वेस्टमेंट आता है। एक हाल ही में एक न्यूज चैनल पर चर्चाएं चल रही थी, कोई न्यूज चैनल था जिसके बारे में चाइनीज फंड आया हुआ है। आप इनकार नहीं कर सकते इस चीज का, हालांकि जांच का विषय है, प्रूव होता है कि नहीं फंड आया तो भी वो सही हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त समझने के लिए काफी है कि मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, इन सबको चाइना द्वारा फंड देकर भारत विरोधी बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया पाकिस्तान वालों इतना पैसा पकड़ लो, मालदीव्स ये पकड़ लो, श्रीलंका तुम ये पकड़ लो, सबको फंड दिया जा रहा है। तो सोच के देखो कि भारत को तोड़कर भारत के अंदर नुकसान पहुंचाने की चीन की किस हद तक की मेहनत चल रही होगी। भारत के चारों तरफ चीन ने इस तरह से अपना मायाजाल बिठा दिया है, मायाजाल ही है, पैसे से खरीद लिया सबको, कि आप सोचें कि भारत उसको कितना अखरता होगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर अगर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा तो उसके बाद में तो केवल 2 ही देश बचेंगे, चीन और अमेरिका। इसका मतलब सिद्ध है कि चीन को भारत का आते हुए आना, देखो क्या होता है ना जी, जब आप ऊपर होते हो ना, आपको अपने से ऊपर के लोग दिखाई दे रहे होते हैं, बड़ी खुशी हो रही होती है, लेकिन आपका नंबर तो फिक्स है, लेकिन नीचे के लोग आपके नजदीक आ रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार ये मेरी गद्दी ना छीन ले। वो जो पीक पर बने रहने का चैलेंज है ना, जो अमेरिका फील करता है चाइना के कारण, वो चाइना फील करता है इंडिया के कारण, कि यार ये लोग कहीं मेरी जगह ना छीन लें, इसलिए वो इंडिया को तोड़ने की कोशिशें करता है। तो अगर दुनिया के इतने देशों को उसने पैसे से खरीद लिया, तो भारत में भी तो कई इस तरह के देशद्रोही प्रकार के लोग हैं जो भारत विरोधी हथियार बनकर के भारत का नुकसान करने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो उनको भी खरीदना उसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बट हम इस बात पर आगे कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मालदीव्स पर लौटते हैं। मालदीव्स को चाइना ने लगभग $1.5 बिलियन का लोन दिया हुआ है। मतलब एक प्रकार से समझिए कि इनके द्वारा बढ़िया पैसा इनको दिया हुआ है, और उस पैसे में इनको इस तरह से समझ लीजिए कि जो कर्जा है ना, 92 मिलियन सालाना, 90 से 92 मिलियन सालाना
किस्त चुकानी पड़ती है मालदीव्स वालों को, चाइना को। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई कर्ज में डूबा हुआ देश है तो उसमें जिबूती, अंगोला और मालदीव्स का नाम आता है, जिन्होंने अपनी कुल जो कैपेसिटी है उसका 40% के लगभग कर्जा लिया हुआ है। यानी कि 100 रुपए की औकात है, 40 रुपए तो कर्जे से चल रहा है। ऐसी स्थिति में डेथ के अंदर डूबे हुए हैं कौन से देश? ये छोटे मोटे देश, जिनमें से मालदीव्स भी शामिल है। अब बड़ा सवाल, भारत मालदीव्स पहुंचा कैसे? भाई भारत की सेना वहां पहुंची कैसे? हमें तो ये पता ही नहीं चला कि भारत की सेना वहां पर है। तो देखिए, हुआ कुछ यूं था, वंस अपॉन ए टाइम भारत की सेना ने पहली बार देश के बाहर एक ऑपरेशन किया, मिलिट्री ऑपरेशन। नाम था जिसका ऑपरेशन कैक्टस। उद्देश्य क्या था? मालदीव्स की रक्षा करना। ऐसा हुआ क्या था? तो असल में बताते हैं कि 3 नवंबर 1988 को, वो दिन जिस समय भारत के विदेश मंत्रालय में एक फोन आता है कि मालदीव्स में विद्रोह हो गया है। विद्रोह का क्या कारण था? बोले विद्रोह हुआ है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आतंकी बनकर हमारे ऊपर हमला करने इधर उधर से आ गए हैं। ये फोन करने वाला व्यक्ति कौन था? ये फोन था मामून अय्यूब अब्दुल गयूम का। अब ये कौन थे? असल में ये वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो राजीव गांधी जी से मिलने के लिए 3 नवंबर को भारत आ रहे थे। राजीव गांधी जी तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये इंडिया आ रहे थे, तो इनके विरोध में इनके विरोधियों ने मालदीव्स में ये सोच रखा था कि गयूम जैसे ही जाएंगे, उनका जो जगह खाली होगा उस पर कब्जा करके हम लोग बैठ जाएंगे। ये किसने विचार कर रखा था? ये विचार कर रखा था गयूम के खिलाफ लोगों ने। बोले गयूम तुम एक बार बस इंडिया पहुंचो, तुम जैसे ही उड़ोगे पीछे से हम तुम्हारी जगह पर सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। पता नहीं उन दिनों राजीव गांधी जी को कोई इमरजेंसी काम आ गया। उनने कहा यार गयूम आज मिलने का टाइम नहीं है, अपनी जगह रहो, बाद में मिलेंगे। ठीक है साहब, लेकिन यही करना गयूम के लिए बहुत अच्छा रहा। कैसे? जैसे ही राजीव गांधी ने मिलने की मना किया, वो गयूम वहीं रुक गया। अब गयूम के सामने ही, अब देखो जैसे नीचे की तरफ आपने देखा मालदीव्स है, दूसरी तरफ जो है पूर्व की तरफ श्रीलंका है। जो लोग अपोजिशन वाले थे, जो तैयारी में थे कि ये उड़ेगा और हम कब्जा करेंगे, उनने तो प्लान कर रखा था कि हम तो ये करेंगे। वो लोग कर दिए। क्या कर दिए? वो भाई अटैक करना मालदीव पर शुरू कर दिए। कहां से? उग्रवादी की वेशभूषा में श्रीलंका से चल करके बड़ी संख्या में विद्रोही जो हैं वो आने शुरू हो गए मालदीव्स में। अच्छा, जो व्यक्ति आ रहा था, जो मतलब हमला करने के लिए लोग आ रहे थे, वो मालदीव्स के ही लोग थे। यानी मालदीव्स में ही शासन करने वाले लोग थे, जो चाहते थे कि मालदीव हमारा हो। इस प्रकार से उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के हथियारबंद उग्रवादी मालदीव पहुंचने शुरू हो गए। कोई बात नहीं साहब, ऐसी स्थिति में उग्रवादियों ने कुछ ही देर में बोट के जरिए पहुंचकर मालदीव्स के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और इस काम को करवाने में श्रीलंका के अंदर एक मालदीव्स का व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल्ला लतूफी। वो ये सारे काम को अंजाम दे रहा था। कोई बात नहीं, इतनी ही देर में भारत के पास कॉल आता है। मालदीव्स के कॉल सब जगह जाते हैं, इस चाइना फाइना, श्रीलंका, ब्रिटेन, सबके पास कॉल जाते हैं। बोले भाई हमारे ऊपर हमला हो गया है आतंकियों का, हमारी रक्षा करो, हमारे पास कुछ नहीं है। भारत ने इससे पहले कभी दूसरे देश में घुस के कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि यह कहना आधा सच है। भारत 1971 के अंदर भी श्रीलंका के पूर्वी पाकिस्तान में जाके खूब बढ़िया कार्रवाई करके आया था मुक्ति वाहिनी सेना के साथ में। लेकिन ठीक है, ऑफिशियली ये हमारा पहला मन था। पहला मन क्या था? भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति, मतलब ये जो भारत के पास कॉल आया, किसका कॉल आया? भारत के पास आया इसके जो मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं उनका, कि साहब हमारी रक्षा करो। ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी तरफ से एक मिशन प्लान किया, ऑपरेशन कैक्टस। और कहा गया कि भाई अपनी तरफ से कुछ जो ट्रूपर्स होते हैं, जो कि पैराग्लाइड से उतरते हैं, जो उससे उतरते हैं पैराशूट से, बोले उन्हें वहां भेजा जाए। अपने समर्थक हैं मालदीव्स के राष्ट्रपति, उन्हें बचाने के लिए। ऐसी स्थिति में जो कूप हुआ मालदीव्स में, उसमें गयूम को बचाने के लिए भारतीय सेना का जाना तय हुआ। लंका की तरफ से आए हुए तमिल्स ने इस पर कब्जा करने की चेष्टा की थी, जिन्होंने एयरपोर्ट, बंदरगाह, सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया था। मालदीव्स के द्वारा पाकिस्तान, यूएस, ब्रिटेन, श्रीलंका सबसे मदद मांगी गई, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। भारत की तरफ से राजीव गांधी जी निकल पड़े कि भेजो अपनी सेना को तुरंत वहां पर। 9 घंटे के अंदर भारतीय सेना मालदीव्स पहुंच जाती है। पैराशूट ब्रिगेड के 300 जवान आगरा छावनी से भेज दिए जाते हैं। 9 घंटे के भीतर नॉन स्टॉप उड़ान भरते हुए उन्हें हुलहुले एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। साथ ही साथ कोच्चि से भी सेना को रवाना कर दिया जाता है, पानी के रास्ते की सब लोग वहां पर पहुंच जाओ। और पहुंच करके गोदावरी और बेतवा को लेकर वहां पहुंचते हैं और वहां पर पूरी तरह से इस प्रकार से पहुंच करके वहां पर तैयारी करने
लग जाते हैं, बोले जाओ भाई कंट्रोल स्थापित कर लो मालदीव्स में। अब जैसे ही भारतीय सेना पहुंची तुरंत उग्रवादी वहां से भागने लगे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि भारत मदद करने इस तरह से आगे आएगा। आजादी के बाद भारत पहली बार ऑफिशियली यह काम कर रहा था, तो इस बात की श्रीलंका को भी बड़ी दिक्कत हुई। श्रीलंका सोच रहा था कि हम तो बस ऐसे ही कब्जा कर लेंगे, और वो पहली बार था कि भारतीय सेना ने बिना कोई अपना कमांडो खोए सक्सेसफुली मालदीव्स को बचा लिया। नहीं तो आज मालदीव्स पर हो सकता है श्रीलंका का कब्जा होता या उग्रवादियों का कब्जा होता, यानी श्रीलंका के उग्रवादी थे तो उनका कब्जा हो जाता। पूरा श्रीलंका जो है, भारतीय सेना ने वहां पहुंच करके पूरी तरह उनकी हिफाजत की और अपनी तरफ से कुछ सैनिक वहां छोड़ दिए कि भाई एक काम करो, आने वाले समय में आपके देश की ये हिफाजत करेंगे। इस प्रकार से मालदीव्स की भारत ने रक्षा की। तो उम्मीद है अब आपको यह समझ में आया हो कि भारत की सेना पहली बार मालदीव्स कैसे गई थी। ठीक है, इसके बाद में मोहम्मद मोइजू से जो पहले, अब सीधा कट टू द पॉइंट आज के मुद्दे पे आते हैं। ये जो मोइजू वर्तमान में राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, इनसे पहले जो मोहम्मद सोलेह मालदीव के राष्ट्रपति थे इसलिए कहा जा रहा है, अभी भी हैं थोड़े दिन के लिए, अभी जब तक पद इनको ट्रांसफर नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। इनके बीच में भी भारत और मालदीव्स के रिश्ते काफी करीब आए। दोनों देश एक दूसरे में बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी इन्वेस्टमेंट हुए। भारत ने अपने द्वारा हेलीकॉप्टर, डोनियर एयरक्राफ्ट भी डोनेट किया, बकायदा रेस्क्यू व्हीकल, समुद्री पेट्रोलिंग व्हीकल, बड़ी चीजें इस प्रकार से हमने डोनेट की। बख्तरबंद वाहन हमने दिए, सीएजी हुरानी, ध्रुव हेलीकॉप्टर, ये इस प्रकार से हमने काफी ज्यादा सेना का सामान इनको भेजा। साथ में चूंकि ये लोग अपने पास मुट्ठी भर लोग कुल मिलाकर रखते हैं, इनके पास कौन इस तरह की चीजें चलाने वाला होगा, इसलिए इन्होंने बकायदा अपने द्वारा कुछ सैनिक भी भारत ने यहां पर भेजे। जो सैनिक भारत द्वारा भेजे गए, इससे वहां के लोगों में देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि आपने किसी की इज्जत बचाई है कि तू बेटा बर्बाद हो रहा था, अब तेरे को हम बचाने आए हैं। अब ये तो बात हुई कि एहसान में जीने वाली बात। अब लेकिन ऐसे तो भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश को भी बनाया। बांग्लादेश पूरी तरह एहसानमंद तो रहता है, लेकिन समटाइम्स बांग्लादेश के अंदर कुछ लोग ऐसे नहीं हो जाते जिनमें खुददारी जग जाती है कि नहीं साहब मैं तो मेरे कारण हुआ था। कई बार होता है, जैसे आपको घर वालों ने साइकिल चलाना सिखाया होता है, लेकिन आप सबसे पहले पापा से कहते हैं पापा आप पीछे से हाथ हटा लो, मैं साइकिल खुद चलाऊंगा। तो कुछ ऐसी ही स्थिति अब मालदीव्स के साथ भी हो रही है। पापा मुझे फ्री से जीने दो, मुझे आजादी का एहसास लेने दो, अब मैं आजाद हूं, अब मुझको एक और पापा मिल गए हैं जो आकर के मेरा हाथ पकड़ लेंगे। कुछ ऐसा मालदीव्स के साथ इस समय हो रहा है। तो जो हो रहा है वो इंसान की फितरत है और जो इस समय मालदीव्स में दिख रही है। अचानक आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा, अब ये तो समझ में आ गया कि भारत की सेना वहां कैसे पहुंची और अब भी वहां क्या कर रही है, समझ में आया। चाइना का इंटरेस्ट क्यों है? मैंने कहा यार चाइना को भारत से मतलब है, मालदीव से मतलब ही क्या है? फिर भी भारत मालदीव्स में अपनी तरफ से बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके रखता है। भारत के बड़े टूरिस्ट वहां जाते हैं, भारत बढ़िया से इन्वेस्टमेंट करता है। $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन हमने दे रखी है, 100 मिलियन का हमने लोन दे रखा है कि आराम से तुम लोग काम चलाओ। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हम चीन की तरह उन्हें उठा करके कि नहीं तुम्हारे ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वैसा काम हमने इनके साथ नहीं कर रखा है। तो कुल मिलाकर मुइजू का जो कहना है कि अपने देश में जो भारत की जो सेना है मैं उसे वापस भेजूंगा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कौन सी सेना को वापस भेजने की बातें हो रही हैं।